जय श्री राम दोस्तों, आपका अपने गवर्नमेंट एग्जाम यात्रा चैनल पर स्वागत है। आज से हम दिल्ली पुलिस के लिए आरडब्ल्यूए की जीएस की बुक ओरली स्टार्ट करेंगे। जिनको बुक से खुद स्टडी नहीं हो पाती, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। इसके साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पहले हिस्ट्री के टॉपिक से शुरुआत करेंगे, जिसमें डेली 50-50 क्वेश्चंस हम डेली करेंगे। और इसके साथ हमारी 25 से 30 दिन के अंदर ये किताब आराम से इजीली कवर हो जाएगी। तो इसी के साथ आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण युग। नवपाषाण काल लगभग 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मानव इतिहास में नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती शुरू की थी। इस काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इस काल में लोगों ने खेती की जमीन पर अलग अलग फसलें उगाना शुरू किया। इस काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। नवपाषाण काल में ही लोगों ने स्थायी आश्रय बनाना भी शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है? महाराष्ट्र में। देमाबाद हड़प्पाकालीन स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा के बाएं किनारे पर स्थित है। एक निर्जन गांव तथा पुरातात्विक स्थल है। बीपी बोर्डीकर ने इसकी खोज की थी। देमाबाद से हड़प्पाकालीन ताम्र रथ भी मिला है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भीमबेटका छत्तीसगढ़। यह युग्म सही नहीं है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, कोणार्क उड़ीसा में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। यह शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 4, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अग्रसेन सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास है। यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जो 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए लोस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए लोस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन 7, सूरकोट द पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सूरकोट द पुरातात्विक स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक छोटा किलाबंद स्थल है। यह एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहां घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। गुजरात में स्थित धोलावीरा की खोज वर्ष 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? आमरी। हड़प्पाकालीन स्थल आमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे है। आमरी से हड़प्पा पूर्व सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच के संक्रमण युग से जुड़े साक्ष्य प्राप्त हुए। कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल एवं उनकी अवस्थिति: मांडा जम्मू कश्मीर में, देमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, हुलास उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा हड़प्पा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। किसने खोज की? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा के उत्खननकर्ता बीबीलाल एवं बी के थापर हैं। कालीबंगा घनगर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का नाम यहाँ मिलने वाली काली चूड़ियों के कारण रखा गया है। यहाँ से शिलालेख, मूर्तियों, मिट्टी के बर्तन, सिक्के तथा मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ बंजर भूमि, लकड़ी के कुंड, 7 अग्नि वेदियों, जूते हुए खेत आदि के प्रमाण मिले हैं।
क्वेश्चन 10, मोनजोदाड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? हास्य, यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोनजोदड़ो से मिली है। यह मूर्ति लोस्ट वैक्स तकनीक से बनी है। इस मूर्ति को ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 ईस्वी में मोनजोदाड़ो के एचआर क्षेत्र में खुदाई करके निकाला था। इस मूर्ति की विस्तृत नक्काशी आभूषण तथा मुद्रा धातु विज्ञान तथा परिष्कृत सामाजिक प्रथाओं के में विकास का प्रमाण देती है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी है। इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा बताया जाता है। राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान कांस्य जल निकासी की प्रणाली, मार्ग और बारिश का पानी इकट्ठा करने का विशाल स्थान मिला था। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में गंगा नदी के मैदान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी। क्वेश्चन 13, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? 3 में। धोलावीरा पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के खादिर बेट में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। धोलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। पहला, राजा का राजमहल जो सबसे ऊंचाई पर होता था। यह चारों ओर से मजबूत किलेबंदी से घिरा हुआ था तथा इस किले में 4 दीवार होते थे। दूसरा, अन्य अधिकारियों का निवास स्थान जिसमें एक सुरक्षात्मक दीवार भी होती थी जिसमें 2 से 5 कमरे होते थे। तीसरा, आम शहरवासियों के ईंट से बने घर होते थे। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? बृहत स्नानागार। मोहनजोदाड़ो का बृहत स्नानागार या विशाल स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। क्वेश्चन 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल स्थल की खोज 1954 ईस्वी में डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन 17, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं? धोलावीरा। धोलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। कोटदीजी इस स्थल से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है। लोथल इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला है? सिंधी। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा का प्राचीन स्थल शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल को हड़प्पा राज्य का डॉकयार्ड, जहाजों की गोदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 20, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तप्त मिट्टी की ईंटें। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए
तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य में स्थित है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? गाय। प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल के दौरान गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। उस समय का समाज पितृसत्तात्मिक था। ऋग्वैदिक काल में गाय को गोधन या गाय का धन कहा जाता था। क्वेश्चन 22। कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? शूद्र। वर्ण व्यवस्था के उत्तर तहत चार वर्ण इस प्रकार है। पहले पे ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य, चौथे पे शूद्र। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना। क्षत्रिय युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य खेती बाड़ी करना, व्यापार करना, मवेशियों की देखभाल करना। शूद्र अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। क्वेश्चन 23। सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोत में से एक माना जाता है। भारतीय परंपरा में कुल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के केंद्रीय विषय निम्न हैं। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? पुरुष सूक्त। ऋग्वैदिक काल में भारतीय समाज प्रारंभ में 3 वर्णों में विभाजित था, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा जाता था। आगे चलकर इसमें एक चौथा वर्ण शूद्र जोड़ा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन को धार्मिक अनुष्ठानिक आधार पर सही ठहराने की कोशिश की गई है। निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किले को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाला देवता माना गया है। इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी भी कहा जाता था। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्राह्मण वेद के नाम से भी जाना जाता है? अथर्ववेद। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। सामवेद का संबंध संगीत से है। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ घोड़ों के बलिदान से संबंधित है। यह अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों में प्रमुख स्थान है। अश्वमेध शब्द में अश्व शब्द का अर्थ घोड़ा तथा मेघ शब्द का अर्थ बलि है। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? 1500 से 600 ईसा पूर्व। भारत में वैदिक काल की अवधि वर्ष 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शुरू हुई थी। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है: पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व। शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? राजगृह। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। यह आधुनिक बिहार के राजगीर में है। मगध के राजा बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कराया था तथा इसे अपनी राजधानी बनाया था। मगध के बाद राजा अजातशत्रु ने भी राजगृह की ही अपनी राजधानी बनाया था। मगध की एक और राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है।
महाजनपद युग के दौरान उज्जैन अवंती की राजधानी थी। अवंती प्राचीन भारत का एक महाजनपद था जो वर्तमान में मालवा क्षेत्र में आता है। विंध्य पर्वत के कारण से यह जिला दो भागों में बटा हुआ था। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी को अवंतिकारी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर है। महाजनपद ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। महाजनपद मगध का पहला नंद वंश का राजा था जिसने नंद वंश की 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व स्थापना की थी। पुराणों में उसे अखिल क्षत्रात्मक और एक छत्र के नाम से जाना जाता है। महापद्मानंद ने एक राठ की उपाधि धारण की। महापद्मानंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? मगध। महाजनपद व उनकी राजधानियां: काशी, वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगृह या गिरिब्रज, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कंबोज की हाटक या राजपुर, अश्मक की पोतना या पोटली, वज्जी की वैशाली, अवंती की दक्षिणी महिष्मती, उत्तर उज्जैनी, गंधार की तक्षशिला, शूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर, पांचाल की उत्तरी पांचाल क्षेत्र, दक्षिणी पांचाल की काम्पल्य, मल की कुशीनगर तथा पावा, चेदी की शुक्तिमती, वत्स की कौसंबी। शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। शूरसेन प्राचीन भारतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज क्षेत्र में था। शूरसेन महाजनपद यमुना नदी पर स्थित था। शूरसेन मथुरा के प्राचीन यदुवंशी राजा थे। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। प्राचीन भारत में इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद निम्नलिखित हैं: अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, शूरसेन, गांधार, अश्मक। क्वेश्चन नंबर 36। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसका संस्थापक थे? अर्यक राजवंश के। बिंबिसार ने अर्यक वंश की राजधानी स्थापना की थी। इनका शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार ने गिरिवर्ज राजगृह को अपनी पहली राजधानी बनाया था। उन्होंने अंग राज्य पर कब्जा किया था। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? दिगंबर। दिगंबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्र नहीं पहनते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्न रहते हैं। निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? जैन धर्म से। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, अनंतनाथ जैन धर्म के
14वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? वैशाली में। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार नामक स्थल पर हुई। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवदर्दी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुआ था। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदाय में बांटा गया है। श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे गए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? आचरण और आत्म निर्वाण का चरम स्वरूप। आचरण और आत्म मृत्यु का चरम रूप है। यह विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है, जबकि जैन धर्म महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? राजा कनिष्क के द्वारा। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण राजा कनिष्क ने करवाया था। यह संगति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में। संगति स्थान, शासनकाल, अध्यक्षता और अवधि। प्रथम संगति राजगृह पर अजातशत्रु शासनकाल में थे और अध्यक्षता की थी महाकेशव ने। अवधि 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय वैशाली काल अशोक साबकमीर, अवधि 383 ईसा पूर्व। तृतीय पाटलिपुत्र अशोक मोगली पुत्तिशस 250 ईसा पूर्व। चतुर्थ कुंडलवन कनिष्क वसुमित्र लगभग ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 46, अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने एक मध्य मार्ग अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया। 4 आर्य सत्य। अष्टांगिक मार्ग शब्द का अर्थ महानता है तथा आमतौर पर यह 8 गुना आर्य पथ के फलस्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म में सारनाथ एक पवित्र स्थान है। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन यानी कानून के पहिए का घूमना कहा जाता है। यह गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण काल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 48, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया पर। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म ने अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? निर्भीकता।
बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। विनय और सुत्पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध। विनय और सुत्पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं। सुत्पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख वर्णित है। दूसरा विनय पिटक, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों हेतु अनुशासन संबंधित नियम वर्णित है। थर्ड अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों से संबंधित है। आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस हमने आज किए अपने कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।